विवेचनाएं तात्पर्य की सीमा में मानव के संदर्भ में होती हैं। इसी श्रृंखला में जीवन का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व एवं व्यवहार का नियम संबंधी ज्ञान एवं तत्व मीमांसा है। फलतः व्यवहारिक नियम त्रय तथा प्राकृतिक, सामाजिक व बौद्धिक रूप में सिद्ध हुआ है। संपूर्ण विवेचनाएं परस्परता के निर्वाह में से के लिए हैं, क्योंकि सत्ता में प्रकृति का वियोग नहीं है, अस्तु प्रकृति में परस्परता का अभाव नहीं है। परस्परता का अभाव प्रमाण सिद्ध नहीं है। निर्भ्रमता ही जीवन में स्थिरता, जीवन के कार्यक्रम में दृढ़ता, स्वयं में पूर्णता, समाज में अखंडता है। इसके लिए ही मानव ने अनवरत प्रयास किया है। मानव जीवन का कार्यक्रम केवल समाधानात्मक, भौतिकवादी, व्यवहारात्मक, जनवादी, अनुभवात्मक, अध्यात्मवादी क्रम, नियम, नीति, सिद्धांत संबद्ध है। समाधानात्मक भौतिकवादी कार्यक्रम की चरितार्थता आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में भी प्रस्तावित है, जिसके लिए मानव में शिक्षा एवं शैक्षणिक क्षमता, निपुणता एवं कुशलता के रूप में है। यही उत्पादन क्षमता है। यही क्षमता उपयोगिता एवं कला मूल्य को प्राकृतिक ऐश्वर्य पर स्थापित करती है। व्यवहारात्मक जनवादी जीवन का मूल तत्व, जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य एवं शिष्टता मानवता पूर्वक संयत सिद्ध हुई है। शिष्ट मूल्य में उत्पादन मूल्य समर्पित होने के लिए बाध्य है, क्योंकि शिष्ट मूल्य के अभाव में उत्पादित वस्तु मूल्य का संयमन एवं सदुपयोग सिद्ध नहीं होता। अस्तु उत्पादित वस्तु मूल्य शिष्ट मूल्य में, शिष्ट मूल्य स्थापित मूल्य में, स्थापित मूल्य मानव मूल्य में, मानव मूल्य जीवन मूल्य में संयोजित विधि से प्रमाणित होता है। शिष्ट मूल्य के संयोग में ही उत्पादित वस्तु मूल्य का सदुपयोग सिद्ध हुआ है। सामाजिक मूल्य के संयोग में ही उत्पादित वस्तु मूल्य का सदुपयोग सिद्ध हुआ है। सामाजिक मूल्य अर्थात प्रत्येक संबंध में स्थापित मूल्य में शिष्ट मूल्य वर्तमान होना पाया जाता है। सामाजिक मूल्य में से के लिए ही शिष्ट मूल्य की गरिमा महिमा गण्य है। सामाजिक मूल्य के अभाव में शिष्ट मूल्य की व्यवहारिक मीमांसा सिद्ध नहीं हुई है, अपितु स्थापित मूल्यों के अनुगमनशीलता में ही शिष्ट मूल्यों की मूल्यवत्ता एवं महत्ता स्पष्ट हुई है। अस्तु स्थापित मूल्य में शिष्ट मूल्य का समर्पित होना अवश्यंभावी है। स्थापित मूल्य का निर्वाह मानव मानवीयता पूर्वक करता है। यही मानव का व्यक्तित्व एवं प्रतिभा का संतुलन है, यही उसका आचरण है। इसके सहकारी परिवार, प्रोत्साहन योग्य समाज, संरक्षण संवर्धन योग्य व्यवस्था अर्थात विधि व्यवस्था, शिक्षा संतुलन एवं अनुकूल परिस्थिति निर्माण करने योग्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है ही वादत्रय का चरितार्थ रूप है। समाधानात्मक भौतिकवादी सिद्धांतों के आधार पर ही कृषि एवं औद्योगिक कार्यों में अधिकाधिक व्यक्तियों की भागीदारी, उत्पादनों की विपुलता, चरितार्थता व प्रत्यक्ष होती हैं। बहुभोगवादी भौतिकवादी व्यापार मूलक व्यवस्था, उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था आद्यंत असफल सिद्ध होती है, क्योंकि उपयोग एवं सदुपयोग की संयमता एवं नियंत्रण मानवीयता पूर्वक नियम त्रय पद्धति से ही सफल होती है। स्पष्ट है। व्यक्तित्व व उत्पादन क्षमता संपन्न करने का दायित्व शिक्षा व्यवस्था एवं नीति पर आधारित पाया जाता है। यही व्यवस्था का प्रत्यक्ष स्रोत है। प्रचार, प्रकाशन, प्रदर्शन पूर्वक उसे प्रोत्साहित करने का दायित्व विद्वत्ता, कला, कविता संपन्न समाज का है, जिनसे ही सामान्य जनजाति प्रेरणा पाती है। जो तथ्य है, परस्पर राष्ट्रों में संतुलन, सामंजस्य एवं एक सूत्रता को पाने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को मानवीयता पूर्वक नियम त्रय का पालन करने के लिए उन्मुख होना ही होगा। सार्वभौमिकता ही सभी राष्ट्रों के अनुमोदन के लिए आधार रहेगा। सामाजिक सार्वभौमिकता अर्थात अखंडता ही सभी राष्ट्रों का मूल आशय है। उसकी स्पष्ट सफलता न होने का कारण मात्र वर्गीयता है या वर्गीयता का प्रोत्साहन एवं संरक्षण है। यह सभी वर्गीयताएं मानवीयता में ही विलीन होती हैं, न कि अमानवीयता में।
इससे स्पष्ट हो जाता है कि मानवतापूर्ण जीवन परंपरा ही एकमात्र शरण है। इसी का 10 सोपानी व्यवस्था में निर्वाह करना ही एक सूत्रता, अखंडता एवं समाधान सार्वभौमता है। प्रत्येक संतान को उत्पादन एवं व्यवहार व व्यवस्था में भागीदारी करने योग्य बनाने का दायित्व अभिभावकों में भी अनिवार्य रूप में रहता है, क्योंकि प्रथम शिक्षा माता पिता से, द्वितीय परिवार से, तृतीय परिवार के संपर्क सीमा से, चतुर्थ शिक्षण संस्थान से, पंचम वातावरण से अर्थात प्रधानतः प्रचार प्रकाशन प्रदर्शन से तथा प्राकृतिक प्रेरणा से अर्थात भौगोलिक एवं शीत उष्ण वर्षा मान से प्राप्त होती हैं। प्राकृतिक नियमानुसार ही कृषि एवं उद्योग की सफलताएं नियंत्रित होना पाई जाती हैं, जिसकी निरंतरता अनादिकाल से अपेक्षित है। इस भूमि पर वर्षा शीत उष्ण मान के संतुलन के लिए समुचित वन क्षेत्र के अतिरिक्त भूमि के क्षेत्रफल पर कृषि कार्य को संपन्न करने का अधिकार मानव को है। प्रत्येक भूमि में खनिज द्रव्य की ससीमता है, क्योंकि भूमि स्वयं सीमित है। जिन खनिजों की क्रमिक उत्पत्ति है उन पर आधारित उद्योगों को विकसित एवं समृद्ध बनाना मंगल होगा। इसी आधार पर विस्तारित कृषि एवं उद्योग पूर्णतया सफल एवं उसकी भी अक्षुण्णता सिद्ध है। प्राकृतिक ऐश्वर्य का मूल्य बराबर शून्य, क्योंकि प्राकृतिक ऐश्वर्य के निर्माण में मानव का श्रम नियोजन सिद्ध नहीं हुआ है। प्रत्येक पीढ़ी अग्रिम पीढ़ी को जिन साधनों को प्रदान करती है वह उसकी अक्षुण्णता चाहती है, न कि विनाश। यह सार्वभौम रूप में पाई जाने वाली मनोवैज्ञानिक अपेक्षा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक मानव समाज, प्रत्येक समाज वर्ग, प्रत्येक वर्ग राष्ट्र, प्रत्येक राष्ट्र अथक प्रयास से जितने भी साधनों का निर्माण करते हैं उनमें स्वयं के उपयोग से अतिरिक्त अग्रिम पीढ़ी के लिए सुगम सन्निवेश साधन संपन्न भविष्य निर्माण करने का मंगलमय आशय एवं संकल्प समाया हुआ है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि जिन साधनों को बिना किसी श्रम नियोजन करतल गत किए हैं वे उनके उत्पादक नहीं थे। उसी साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि वे सभी साधन जो बिना श्रम नियोजन के उपलब्ध हुए हैं यह विधि सम्मत संपत्ति नहीं है। व्यवस्था ही विधि है, यही विकास एवं जागृति का क्रम है। विकास क्रम में अपव्यय नहीं है। अपव्यय के अभाव में साधनों के संपत्तिकरण की उपयोगिता एवं आवश्यकता सिद्ध नहीं होती है। तात्पर्य साधनों के संपत्तिकरण की आवश्यकता तभी दृष्टव्य है जब मानव उत्पादन से अधिक उपभोग करने के लिए तत्पर हो। उत्पादन से अधिक उपभोग अमानवीयता के अतिरिक्त और कहीं किया जाना संभव नहीं है। अस्तु अपव्ययता के लिए अत्याशा का होना, अत्याशा के लिए हीनता क्रूरता का होना देखा जाता है। साधन व स्थान के संपत्तिकरण के अभाव में उसका वितरण व्यवस्था प्राथमिकता सुलभ हो जाएगा, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के लिए साधन व स्थान का अभाव नहीं रहेगा। अपव्यय से रहित जीवन में अधिक स्थान अधिक साधन स्वयं में पीड़ादायक सिद्ध है। अधिक साधन अधिक स्थान को संग्रह करने के मूल में भय की पीड़ा एवं अपव्यय के आग्रह का अनिवार्य रूप में रहना पाया जाता है। श्रम नियोजन श्रम विनिमय पद्धति से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सेवा व वस्तु को दूसरी सेवा व वस्तु से परिवर्तित करने की सुगमता होती है, जिसमें शोषण, वंचना, प्रवंचना एवं स्तेय की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। जो अपराध परंपरा का बृहद भाग है, ये संभावनाएं जागृति पूर्वक मानवकृत वातावरण प्रधानतः व्यवस्था पद्धति एवं शिक्षा से ही निर्मित होती हैं। उत्पादक या उत्पादन के लिए सहायक कोटि में ही प्रत्येक मानव गण्य है। उत्पादन क्षमताएं सामान्य, विशेष एवं विशिष्ट प्रभेद से गण्य हैं। उत्पादन के आधारभूत तथ्य शिक्षा, साधन, विनिमय एवं संरक्षण है।
यही व्यवस्था का स्पष्ट रूप है। उत्पादन की गति को द्रुतगामी बनाने के लिए तारतम्यतापूर्ण सुदृढ़ व्यवस्था की अनिवार्यता निरंतर, जिससे आवश्यकता से अधिक उत्पादन होना स्वभाव हो जाता है। फलतः आरक्षा एवं दुरुपयोग का दूर हो जाना पाया जाता है। अर्थ की सुरक्षा एवं सदुपयोग ही समाधान है। यही समाधानात्मक भौतिकवाद का प्रत्यक्ष रूप है। सदुपयोग एवं सुरक्षा अनन्यशील है। नियम समाधान में से के लिए हैं, न्याय अनुभव और व्यवहार में से के लिए है जो प्रसिद्ध है। यही व्यवहारात्मक जनवाद को स्पष्ट करता है। न्याय पाने की साम्य कामना ही व्यवहारात्मक जनवाद का आधार है। मानवतापूर्वक नियम त्रय का पालन होता है, यही न्याय है, जिसका प्रत्यक्ष रूप संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति एवं आवश्यकता से अधिक उत्पादन और अर्थ का सदुपयोग एवं सुरक्षा है। यही जनाकांक्षा है। जनाकांक्षानुरूप व्यवहार, व्यवस्था, प्रक्रिया ही जनवादी तंत्र का उद्देश्य है। तदनुरूप व्यवस्था व शिक्षा का सर्वसुलभ होना ही व्यवहार है। जनवादी तंत्र का उद्देश्य है, तदनुरूप व्यवस्था व शिक्षा का सर्वसुलभ होना ही व्यवहार है। जनवादी तंत्र से जनवादी व्यवस्था एवं शिक्षा, जनवादी व्यवस्था शिक्षा से जनजाति में व्यवहार, जनजाति में व्यवहार अनुरूप जनाकांक्षा का निर्माण होना ही जनवादी तंत्र की सफलता है। जागृत मानव परंपरा में जनाकांक्षा सार्थक होना पाया जाता है। व्यवस्था, व्यवस्थापक, व्यवस्थापित की परस्परता में शिक्षा, शिक्षार्थी, शिक्षक की परस्परता में समन्वयता का तारतम्यता, सामंजस्यता, एक सूत्रता एवं अन्यता को पा लेना ही सौजन्यता का प्रत्यक्ष रूप है। यही न्यायपूर्ण जीवन है। सामाजिकता का निर्वाह करने में सौजन्यता एवं प्रधान शिष्ट मूल्य है। शिष्ट मूल्य ही व्यवस्था मूल्य को आत्मसात कर लेता है। जो उत्पादित वस्तु मूल्य की सदुपयोगिता है, यह प्रमाण सिद्ध है। अशिष्टता में उत्पादित वस्तु मूल्य का नियंत्रित व समाविष्ट होना संभव नहीं है, क्योंकि अशिष्टता कोई मूल्य नहीं है। वह केवल अजागृति, अज्ञान, असमर्थता का ही द्योतक है। गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार मूल्य विहीन अशिष्टता में उत्पादित वस्तु का मूल्य समाविष्ट होना संभव ही नहीं है। शिष्टता विहीन समाज, सामाजिकता, शिक्षा एवं व्यवस्था भी जनवादी नहीं है। जनवादी चिंतन का आधार ही शिष्टता है। न्याय पाना, सही कार्य व्यवहार करना एवं सत्य संपन्नता ही साम्यता, जनाकांक्षा है। जब तक न्याय के संदर्भ में जन मनगत मतभेद हैं, तब तक व्यवहारात्मक जनवाद नहीं है। व्यवहारिकता के विपरीत में अव्यवहारिकता ही दृष्टव्य है। यही विषमता, मतभेद, द्रोह, विद्रोह, आतंक, भय, संचय, वर्ग संघर्ष एवं युद्ध है। यह युद्ध के लिए तत्परता है। ये सब मानव के समाधान एवं समृद्धि के अवरोधक तत्व हैं। अन्याय एवं गलती के बिना समस्या एवं असमृद्धि का प्रसव नहीं है। इस प्रकार से मानव ही प्रतिभा एवं व्यक्तित्व के असंतुलनवश गलती एवं अन्याय में प्रवृत्त होता है। फलतः मंगल कामना रखते हुए भी वह मंगलकारी कर्म करता है। मंगलकारी कर्म व्यवहार, विचार, परंपरा, सामाजिकता के लिए सहायक सिद्ध नहीं हुई है। यही सत्यता मानव को मंगलदायी कर्म, व्यवहार, विचार में अनुगमन एवं अनुशीलन करने के लिए प्रेरणा है। यही अभ्युदयशीलता के लिए उदय, मंगलमयता के लिए मार्ग, मांगलिकतापूर्ण जीवन यात्रा एवं शुभ परंपरा की घटना है। न्याय और समाधान सार्वभौम सत्य है। यह देश काल अबाध है, इसलिए मानव द्वारा किया गया संपूर्ण विचार एवं प्रयास तर्क संगत या तर्क सतर्कतापूर्ण होने के लिए ही प्रत्येक मानव का समाधान एवं समृद्धि में से के लिए ही विचार, कर्म एवं व्यवहार करना प्रसिद्ध है। तर्क की सीमा में प्रतितर्क है। मूल वस्तु के अज्ञात व स्पष्ट रहते हुए उसके तात्पर्य का फलवत्ता के संदर्भ में की गई प्रश्नोत्तर प्रक्रिया ही वाद प्रतिवादी एवं तर्क प्रतितर्क है, जो समस्या
की परंपरा है। तर्क समाधान नहीं है। समाधान एवं तात्विकता के लिए तर्क का प्रयुक्त होना ही उसकी चरितार्थता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि तर्क का अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है, साथ ही तर्क का प्रयोजन केवल तात्विकता से संबद्ध होना है। इसी प्रमाण सिद्ध साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि तर्क सीमांतवर्ती विचार, उपदेश एवं प्रचार मानव जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। सतर्कता सहित समाधान, समाधान ही सार्वभौमता, सार्वभौमता ही निर्विषमता, निर्विषमता ही सत्यता, सत्यता ही यथार्थता, यथार्थता ही निर्भ्रमता, निर्भ्रमता ही अखंडता, अखंडता ही सफलता, सफलता ही सतर्कता, सतर्कता सजगता ही सफल सामाजिकता का लक्षण है। सामाजिकता शिष्टता सहित स्थापित मूल्यों का निर्वाह है, जो अनुभव मूलक प्रकटन है। यही अभय का स्पष्ट रूप है। ऐसे जीवन में ही स्वतंत्रता, स्वत्व एवं अधिकार का विधिवत सदुपयोग होता है। सतर्कता पूर्ण जीवन में अपव्यय की संभावना नहीं है। सतर्कता, सजगता पूर्ण परंपरा में मानवीयता सहित चरितार्थता स्वभाव सिद्ध है। यही व्यक्तित्व एवं प्रतिभा का संतुलन जीवन प्रतिष्ठा है। यही मानवीय संस्कृति एवं सभ्यता का साकार रूप है, जिसका सामान्यीकरण ही मानव की 10 सोपानीय व्यवस्था में सफलता एवं चरितार्थता है। व्यक्ति में सतर्कता, सजगता व्यक्तित्व के रूप में, परिवार में समाधान के रूप में, समाज में अखंडता के रूप में, सार्वभौम व्यवस्था में निर्विषमता के रूप में, अंतर्राष्ट्र में सहस्तित्व के रूप में है, जिसके लिए ही मानव में चिर पिपासा है। वादत्रय संयुक्त कार्यक्रम ही अभ्युदय है। प्रत्येक व्यक्ति एवं संस्थाएं 10 सोपानीय व्यवस्था में अभ्युदयार्थ भागीदार होना जागृति है। साथ ही उन्हीं स्थितियों में व्यक्ति एवं संस्थाएं में से के लिए दायित्व व कर्तव्य निर्वाह करना सहज है। संस्था ही व्यवस्था है, व्यवस्था ही प्रबुद्धता है, प्रबुद्धता ही विधि नीति व पद्धति है, विधि नीति व पद्धति ही संस्था है। संस्था की प्रथमा अवस्था परिवार सभा, द्वितीय अवस्था परिवार समूह सभा, तृतीय ग्राम मोहल्ला परिवार सभा, चतुर्थ ग्राम मोहल्ला समूह परिवार सभा, पांचवा क्षेत्र परिवार सभा, छठा मंडल परिवार सभा, सातवां मंडल समूह परिवार सभा, आठवां मुख्य राज्य परिवार सभा, नौवां प्रधान राज्य परिवार सभा, 10वां विश्व परिवार राज्य परिवार सभा। यही अखंड समाज की 10 सोपानीय व्यवस्था स्वरूप है। अखंडता ही समाज का प्रधान लक्षण है। विगत में भ्रमवश परिवार सीमांतवर्तीय संस्था में धन के उपार्जन सहित शरीर बल पूर्वक सुरक्षा एवं सदुपयोग के लिए प्रयास हुए हैं। यही व्यक्ति पूजा परंपरा का कारण है। इस स्थिति में अर्थ की सुरक्षा में असमर्थतावश, पराभव का सदुपयोग में असफलतावश द्रोह का प्रसव हुआ है। अतः वर्ग संघर्ष के लिए मानव बाध्य हुआ है। यही प्रकारांतर से वर्गों के रूप में प्रस्फुटित होते गए, जिसमें प्रधानतः युद्ध शक्ति का विस्तार अनिवार्य हुआ। ऐसी संस्थाएं राज्य नैतिक पद्धति प्रणाली का प्रयोग करती आ रही हैं। साथ ही वर्गवाद आचरण एवं व्यवहार को प्रश्रय प्रदान कर रही हैं। इसके कारण ही अर्थ का दुरुपयोग होना भावी हुआ है। वर्ग की सीमा में अखंडता नहीं है। जब तक मानव जीवन में अखंडता नहीं है, तब तक भय से मुक्ति नहीं है। जब तक भय से मुक्ति नहीं है, तब तक स्वतंत्रता नहीं है। जब तक स्वतंत्रता नहीं है, तब तक अपव्ययता का अभाव नहीं है। संपूर्ण संग्राम सामग्री साधन तंत्र व्यवस्था मात्र अपव्यय में से के लिए ही हैं, जबकि प्रत्येक मानव प्रत्येक स्तर में अर्थ का सदुपयोग तथा सुरक्षा ही चाहता है। यही चाहने और करने के बीच में जो दूरी है, वही अंतर्द्वंद आत्मविश्वास का अभाव तथा स्वयं में स्वयं के विश्वास में सशंकता और भय का कारण है।
यही पीड़ा है। अंतर्द्वंद से मुक्ति के लिए प्रत्येक मानव को प्रत्येक स्तर में अर्थ का सदुपयोग एवं सुरक्षा हेतु मानवीयता में नियमत्रय का अनुगमन, अनुसरण एवं अनुशीलन करना ही होगा। सौजन्यता पूर्वक ही मानव अभयता से परिपूर्ण होता है। इसमें अर्थ की सदुपयोगात्मक भावनाएं परिपूर्णतः समाविष्ट रहती हैं। अर्थ का सदुपयोग होना ही सुरक्षा है। सौजन्यता सीमित नहीं है, यदि सीमित है तो सौजन्यता नहीं है। वर्गवाद या वर्गीय संस्थानुरूप अनुसरण में शिष्टता का पूर्ण विकास होना संभव नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति वर्गवाद से ओतप्रोत रहता है वह उस वर्ग की सीमा में अत्यंत सौजन्यतापूर्वक प्रस्तुत रहता है एवं अन्य वर्ग के साथ निष्ठुरतापूर्वक प्रस्तुत होता हुआ देखा जाता है। इस साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि वर्ग की सीमा में मानव की शिष्टता परिपूर्ण नहीं है। अपरिपूर्णतावश ही स्वयं में स्वयं का विश्वास नहीं हो पाता है। यही घटना प्रत्येक जन्म में पराभव का कारण होती है। इसे विभव की परंपरा में पाने के लिए मानवीयता ही एकमात्र शरण है। धर्म नीति या धार्मिक भावनाएं सुदूर विगत से ज्ञातव्य हैं। यद्यपि यह ईश्वर तंत्र पर आधारित पाप पुण्य स्वर्ग नरक की व्याख्या में आख्यायित रही है, जिनका अनुसरण अनेक वर्ग या वर्गवाद के कारण सिद्ध हुए हैं। इन धार्मिक आख्यानों पर सदा ही तर्क की गति विजृंभित रही है, अर्थात छाई रही है। तर्क संगत पद्धति से इन आख्यानों में ईश्वर की महत्ता का वर्णन करने का प्रयास निष्ठापूर्वक हुआ है, जो जनजाति में आस्था के लिए पर्याप्त आधार सिद्ध हुआ है, न कि व्यवहारिक निष्ठा के लिए। इन व्याख्यानों की अनेक परंपराएं अवतरित भी हुई हैं। इन परंपराओं में जीवन की विविधाओं को स्पष्ट करने के अथक प्रयास हुए हैं, जो आज भी विगत पर गौरव करने के मुख्य आधार हैं। यही विशेषताएं वर्तमान में यथार्थता के प्रतिभास आभास को प्रदान करती हैं, साथ ही उत्साह को भी। परंपरा की अनेकताएं मनुष्य को किसी न किसी सीमा में प्रतिबद्ध होने के लिए बाध्य करती हैं। यह बाध्यता अंततो गत्वा मानव की पूर्णता में बाधक सिद्ध हुई है। समाधान व न्याय विहीन विविधता भी मानव के लिए पीड़ा है, क्योंकि विविधता में ही भय सशंकता तृप्ति होती है, जो प्रसिद्ध है। इसके समाधानार्थ एकता का चिंतन भावी है, जिसकी संभावना मानवीयता में ही स्पष्ट है। आर्थिक एवं धार्मिक विविधताएं एवं विषमताएं वर्ग सीमा को स्पष्ट करती हैं। इन्हीं के तारतम्य में संस्थाएं हैं। संस्थाओं की विविधता के अनुरूप में जनाकांक्षा की विविधता स्वाभाविक रूप में पाई जाती है। विविधतावशी परस्परता में संदिग्धता एवं सशंकता पाई जाती है। प्रत्येक संस्था जनजाति को अभय प्रदान करने के लिए आश्वासन देती है, जो शुद्धतः मांगलिक है। यही मांगलिक उद्देश्य सभी संस्थाओं की संस्थाओं में पाए जाते हैं। प्राथमिक अवस्था ही संस्था एकाधिकारवश, वर्गीय संस्था अपूर्णतावश परस्परता में विश्वास व स्थिरता प्रदान करने में समर्थ नहीं होती है। यही द्वंद्व का कारण एवं पुनः गुणात्मक परिवर्तन, चिंतन एवं व्यवहारान्वयन के लिए पीड़ा है, जिनके निवासार्थ वादत्रय ही है। अभाव या भाव पुनः प्रयासोदय का स्तुति है। अभावता भाव के लिए, भाव पूर्णता के लिए, पराभवता विभव के लिए तृषित, व्यथित, आशित, आकांक्षित है। यही पुनः प्रयास का कारण एवं अंकुर है। यही मूल प्रवृत्ति संवेग पूर्वक प्रयासोद्घाटक के रूप में है। वर्ग और समुदायवादी संस्थाओं में एकाधिकारवाद, प्रभुतावाद, न्यायकवाद, अधिनायकवाद, बहुनायकवाद, अल्पसम्मतिवाद, बहुसम्मतिवाद के आधार पर प्रयुक्त हुए हैं। ये सब सार्वभौमिकता के अभाववश ही पराभव को प्राप्त हुए हैं या असफल हुए हैं।
इनका साक्ष्य समर प्रयास है, इसलिए सतर्कता सजगता का स्पष्ट होना आवश्यक है। भ्रमित मानव समुदाय की प्रथम अवस्था भय प्रलोभन है। आस्था व प्रलोभन युक्त समुदाय एवं उन्मुक्त व अनियंत्रित अर्थतंत्र से प्रभावित समुदाय ही वर्ग है, जो द्वितीय अवस्था है। वर्गवाद समुदायवादी प्रवृत्ति अन्य वर्ग एवं समुदाय पद्धति से भिन्न है या विरोधी हैं। परस्पर विरोध के बिना वर्गीयता या सामुदायिकता की स्थिति नहीं होती है। वर्गीय व्यवस्था में धन का संपत्तिकरण होता है। संपत्तिकरण प्रक्रिया में शोषण दलन दमन भावी है। फलतः लोभ एवं संग्रह प्रवृत्ति का संरक्षण प्रोत्साहन एवं पुष्टि होती है, जिसके कारण उच्च शिक्षा व व्यवस्था भी व्यवसाय या वर्ग सम्मान की सीमा में सीमित हो जाती है। यही सीमाएं वर्गीय सम्मान एवं अस्तित्व की निरंतरता के लिए संघर्ष करने और उसके लिए पर्याप्त साधनों का संग्रह करने के लिए बाध्य करती हैं। यही बाध्यताएं विशालता को संकीर्णता में परिवर्तित करती हैं। ये संकीर्णताएं स्व अस्तित्व और उसकी अक्षुण्णता के महत्व की अपेक्षा में दूसरे के अस्तित्व और उनकी अक्षुण्णता को महत्वहीन स्वीकारती हैं। ऐसी वैचारिक प्रक्रियावश ही मानव की परस्परता में आतंक एवं भय की पीड़ा है। यही वर्गीय जीवन का मूल कारण एवं परिणाम है। जबकि मानव से आतंक एवं भय की अपेक्षा नहीं करता है। यही सत्यता प्रत्येक मानव में अंतर्ध्वनित होती है कि भय का निराकरण आवश्यक है। यह मानवीयता में ही सफल है। लोकाकांक्षा में निर्विषमता ही मंगलमय कामना पाई जाती है। जन्म से ही विश्वास का प्रकटन मानव में रहता है, जो माता पिता के साथ प्रत्यक्ष होता है। निर्विषमता की अपेक्षा मानव में शैशव काल से ही दृष्टव्य है। वर्गवाद को संबोधित स्थापित प्रोत्साहित एवं संरक्षण करने से ही वही शिशु को जन्म से निर्विषमता की अपेक्षा में प्रवृत्त होता है। जाति मत संप्रदायात्मक सीमावश वर्ग संघर्ष के लिए तत्पर हो जाता है। यही वर्ग परंपरा का परिणाम है। वर्गीयता भय सशंकता एवं अविश्वास से मुक्त नहीं है। यही संग्रह एवं प्रलोभन का प्रथम कारण है। संग्रह आदि 5 प्रवृत्तियां अमानवीयता की सीमा में क्रियाशील हैं, न कि मानवीयता की सीमा में। वर्ग विचार प्रणाली दूसरे वर्ग के साथ निर्विषमता को स्थापित करने में समर्थ नहीं हुई है। इसी असमर्थतावश वह स्वहित साधन के लिए दूसरे का अहित साधन कर जाता है। यही व्यवहार आचरण शिक्षा एवं व्यवस्था पद्धति में प्रकारांतर से अवतरित हो रहा है। यह समर सामग्री के संग्रह एवं समर के रूप में दृष्टव्य है। इसका निराकरण केवल मानवतापूर्ण चेतना संपन्नता में है। हर मानव मूलतः शुभ को चाहते हुए भी वर्ग समुदाय मानसिकता में ढल जाता है। इस विधि से शुभ चाहते हुए भी अशुभ कार्य के लिए हर सामान्य व्यक्ति को सहमत होना पड़ता है। सर्वाधिक व्यक्ति किसी वर्ग या समुदाय के पक्षधर हैं। परिवार या वर्ग के प्रत्येक सदस्य के लिए प्रत्येक समय में संकीर्णता की सीमा सहनीय सिद्ध नहीं हुई है। इसी कारणवश सुधार की अपेक्षा में शोषण संचय अतिवादी भ्रमित व्यवस्था शिक्षा एवं व्यवहार का विरोध हुआ है। शोषण और संचयवादी व्यवस्था एवं व्यवहार अंततोगत्वा सुविधा एवं अतिभोग में प्रसक्त पाया जाता है। अतिभोग मानव के लिए क्रांतिकारी घटना नहीं है, क्योंकि अतिभोग प्रवृत्ति अपव्यय से मुक्त नहीं है। अतिभोग प्रवृत्ति चारित्रिक सिद्ध नहीं हुई है। अतिभोग प्रवृत्ति नैतिकता को सिद्ध नहीं करती है। अतिभोग प्रवृत्ति उत्पादन में शिथिलता का कारण होती है। अतिभोग प्रवृत्ति लोभ और संग्रह के लिए तृषित होती है। अतिभोग प्रवृत्ति ही प्रधानताहीनतावादी व्यवहार एवं शोषणवादी प्रौद्योगिकी का कारण होती है। हीनता स्वयं में विश्वास का न होना है। अतिभोग प्रवृत्ति असंतुलन का प्रधान कारण है। अतिभोग प्रवृत्ति सामाजिक नहीं है।
समृद्धि शुद्धता आवश्यकता से अधिक उत्पादन ही है, न कि हीनता दीनता क्रूरता पूर्वक किया गया उपार्जन। व्यक्ति व परिवारगत स्वत्व स्वतंत्रता संपत्ति व अधिकार विहीन व्यवस्था पद्धति का भी प्रयोग हुआ है, जो व्यक्ति में सशंकता परिवार में संदिग्धता का प्रधान कारण हुआ है। इस प्रकार की व्यवस्था भी एकाधिकारवाद, अल्पमतवाद और बहुमतवाद के आधार पर आधारित रही है। ऐसी संस्थाएं भी लाभोन्मुखी एवं संपत्तिकरण प्रक्रिया से मुक्त नहीं हुई। फलतः व्यक्ति में पराधीनतावश सशंकता एवं यांत्रिकता के लिए व्यवस्थावश अनिश्चयता एवं क्रांति विहीनता, वैयक्तिक विकास में अवरोधवश आतंक, मानव की प्रतिभा एवं व्यक्तित्व के असंतुलनवश संदिग्धता, व्यक्ति का उत्पादन पर स्वत्व एवं अधिकार विहीनतावश जीवन में स्वयं में अविश्वास एवं भय दृष्टव्य हैं। ये सब प्रक्रियाएं भ्रमित मानसिकता के आधार पर घटित हुई हैं, जबकि सामाजिकता एवं सामाजिक संस्थाओं का मूल उद्देश्य भय मुक्ति प्रदायिता ही है। प्रत्येक राजनैतिक एवं धर्मनैतिक संस्था भय मुक्ति के लिए प्रतिनिधित्व करती है, साथ ही वाद विवाद विरोध एवं युद्ध साहित्य का संग्रह करती है, जो मूल उद्देश्य के लिए अनावश्यक या विरोधी सिद्ध हुई है। इसका निराकरण मात्र मानवतापूर्ण धर्म नीति एवं राज्य नीति का अनुसरण ही है।